नमस्कार, मैं हूं कृतिका। आज के प्रमुख हलचल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके मतदाताओं से लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार को कड़ा सबक सिखाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब प्रदेश का प्रत्येक आदमी भीषण महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने के कारण खाने पीने की चीजों और पहनने ओढ़ने के कपड़ों सहित सभी वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। किसान तो पूरी तरह से हलाकान है। वे खाद न मिलने और उसकी बढ़ी कीमतों का विरोध जता रहे हैं। राज्य में जगह जगह ट्रेन रोको आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बेपरवाह शिवराज सरकार पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों से बेहद खुश है। वह मस्त है क्योंकि उसकी 16,000 करोड़ की कमाई जो होने वाली है। अजय सिंह ने कहा कि हम जानते हैं कि 3-4 सीटों की हार से भाजपा सरकार नहीं जाएगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्हें जनता की नाराजगी और विरोध का कड़ा संदेशा जरूर जाएगा। आज के हालातों में भाजपा को यह एहसास कराना आवश्यक भी है क्योंकि आम आदमी के पेट पर लात पड़ रही है। आगे यही हाल रहे तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। अब मतदाता स्वयं विचार करें कि वोट भाजपा को देना है या कांग्रेस को। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी सहित रिटायर्ड वृद्धजन भी परेशान हैं क्योंकि पेंशन ही उनका एकमात्र सहारा है। वे बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। 2-2.5 साल से न तो उन्हें डीए दिया जा रहा है, न ही 6वें और 7वें वेतनमान का बढ़ी हुई पेंशन का एरियर्स। शिवराज सरकार उनका सारा पैसा पचा गई। कर्मचारियों को कम डीए देकर घमंड में डूबे शिवराज उसे तोहफा बता रहे हैं। नहीं तो कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा है और उसे पाना उनका हक। उपचुनाव में भाजपा को हराकर हमें उसका यही घमंड तोड़ना है। आइए हम सब मिलकर इस उपचुनाव में भाजपा को हराने की शुरुआत करें ताकि मध्य प्रदेश से पूरे भारत में भाजपा के कुशासन से मुक्ति का संदेश आ जाए। विगत 2 वर्ष पहले सीधी जिले में कोरोना लॉकडाउन की वजह से बीच शहर में स्थित थोक और फुटकर फल सब्जी मंडी को सुरक्षा की दृष्टि से हटा दिया गया था और थोक मंडी के लिए सीधी कॉलेज मैदान को चिन्हित किया गया था। उस समय से आज तक थोक सब्जी फल व्यापारी अपना व्यापार वहीं कर रहे हैं। इन 2 वर्षों के दौरान बिना किसी सुविधा के अपना व्यापार कर रहे फल सब्जी के थोक व्यापारी धूप गर्मी बरसात झेलते रहे, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी सुविधा का कोई ख्याल नहीं किया। अब जब कोरोना नियंत्रण में है और सभी गतिविधियां संचालित हैं, ऐसे में थोक सब्जी और फल व्यापारी चाहते हैं कि उन्हें भी अब व्यवस्थित फल और सब्जी मंडी मिल जाए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जो जमीन उपलब्ध कराई है वह इतनी कम है कि उसमें ठीक से सब्जी और फल का व्यापार करना मुश्किल होगा। इन्हीं समस्याओं को लेकर 28 अक्टूबर को लालचंद गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान से मिला और उनको अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें सारी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। जिले के कलेक्टर से मिलकर बाहर आए फल सब्जी विक्रेताओं के साथ लालचंद गुप्ता जी ने NTV इंडिया न्यूज को व्यापारियों की समस्या बताई और कहा कि हमें जो जमीन दी जा रही है वो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्व की भांति शहर की पुरानी सब्जी मंडी में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने NTV इंडिया न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। आज यहाँ आप लोग व्यापारी प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, क्या समस्याएं लेके आए हैं? समस्या सब्जी मंडी की है। आज 2 ही बिंदु लेके हम लोग आए थे। पहला बिंदु था कि लगभग 1 साल से ऊपर हो गया सब्जी मंडी, थोक की सब्जी मंडी कॉलेज ग्राउंड में संचालित है। वो परमानेंट व्यवस्था नहीं है। धूप है, ठंडी है, बरसात में कितना परेशान होते हैं लोग। इस परेशानी को देखते हुए माननीय कलेक्टर साहब से हम लोग मिले और आज व्यापारी संघ का प्रतिनिधिमंडल पहली बार कलेक्टर साहब से मिला। तो हमने यही बात रखी कि भाई मंडी सब चाहता है कि मंडी यहाँ से चली जाए। सब मंडी के सब तैयार है, चाहे फल के हों चाहे थोक व्यापारी हों, सब तैयार है। लेकिन जो वर्तमान में मंडी के लिए जगह दी जा रही 1 एकड़, वो भविष्य के लिए कम है और कल वहाँ भी यही परेशानी होगी जिस तरह से इस मंडी में परेशानी है। तो मैंने कहा कि और सरकारी ज़मीनें हैं वहीं पे बाईपास में ही आपकी है, वहाँ देखवा लिया जाए, मंडी के लिए कम से कम 3 एकड़ की ज़मीन दी जाए। वही हमने लिख के दिया। दूसरा बिंदु हमने कहा कि जब तक कॉलेज अब खुलने लगा, कॉलेज को भी डिस्टर्ब हो रहा है और कल लड़के तंग करेंगे व्यापारियों को, इसलिए मैंने कहा कि जब तक आपकी व्यवस्था मंडी की नहीं हो जाती परमानेंट, तब तक के लिए इन थोक सब्जी व्यापारियों के लिए वही पुरानी मंडी 5 बजे से 10 बजे तक, भोर 5 बजे से 10 बजे तक आप कर दीजिए। इसके बाद 11 बजे से फुटकर वाले वहाँ संचालित हो जाए। तो ये जब मंडी की आपकी व्यवस्था हो जाएगी, सब एग्री है, सब चले जाएंगे, किसी की कोई दिक्कत नहीं कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे। अभी मंडी ज़मीन भी स्वीकृत नहीं हुई है और जो स्वीकृत हुई है उसे कह रहे हैं आप कम है। मंडी को बनने में भी 1-1.5 साल लग जाएंगे। ऐसे में फुटकर व्यापारी कहाँ कहाँ मारे फिरे। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आपका नया गल्ला मंडी था वो भी खाली रहता है।
तो क्या उचित नहीं होगा कि वहाँ पे थोक व्यापारियों को शिफ्ट किया जाए? फुटकर व्यापारियों के लिए भी अब बड़े बाजार की आवश्यकता है। नहीं नहीं, वहाँ तो गल्ला मंडी में यही स्थिति है जो स्थिति यहाँ है। पर्याप्त जगह नहीं है, एक भी गोडाउन नहीं है वहाँ। थोक वाले व्यापारी गल्ला मंडी में करेंगे क्या? एक बरंडा है मात्र, एक बरंडे में थोड़ी गुजारा हो सकता है, वहाँ भी स्थिति नहीं है। तो भाई इसीलिए मैंने कहा कि 3 एकड़ ज़मीन दो, जब तक शिफ्ट नहीं हो। आप ज़मीन तो बता दो और ज़मीन में निर्माण होता रहेगा। अपने सब लोग हैं तैयार रहेंगे और ज़मीन में निर्माण करके ये बता देंगे, या तो ये आउटलेट दे दें कि हाँ ये आप बनाइए, सब तैयार हैं, आप ज़मीन हमको दे दो, तो प्रारंभिक स्टेज में सब चले जाएं। धीरे धीरे काम भी लगता रहेगा, ये काम भी चलता रहेगा। ये व्यापारियों की समस्या विगत 2 सालों से है, व्यापारी बहुत परेशान है। आप लोग भी 2-3 बार इसके पूर्व भी कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, आज फिर मुलाकात किए। प्रशासन को कितने दिन में आपने कहा कि व्यवस्था बनाए, नहीं तो फिर क्या विकल्प है आपके पास? अब नए कलेक्टर साहब आए हैं, अभी चौधरी जी से बात हुई थी। चौधरी जी कहे कि एक ज़मीन उन्होंने कह दी कि 1 एकड़ ज़मीन है और आधा एकड़ सामने है, 1.5 एकड़ ज़मीन है वहाँ। वो हमारे पहल पर व्यापारियों ने पहल की और पहल के बाद चौधरी जी ने ये कहा कि ये व्यवस्था हम करवा दे रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। वो ज़मीन 3 एकड़ वहाँ है और हम बता रहे हैं सरकारी ज़मीन है, वहाँ 3 एकड़ आप ज़मीन दे दो और सिर्फ इतना उसमें अभी कर दो प्रारंभिक स्टेज में कि आप बाउंड्री बना दो और बाउंड्री बना के पेपर ब्लॉक लगा दो। इतने में व्यापारी यहाँ से जाने के लिए तैयार है। छोटी छोटी गोडाउन अपनी बना लेगा माल रखने के लिए, और फिर इसके बाद जब परमानेंट मंडी बनेगी, अभी भी तैयार है और बन जाएगी तभी भी तैयार है, दोनों तरह तैयार है। तो प्रारंभिक स्टेज पे यहाँ से सब जाना चाह रहे हैं। इतनी दिक्कत है कि भरी गाड़ी तो टाइम से आ जाती है और जब खाली करके गाड़ियाँ जाती हैं तो 3,000-5,000 रुपये चालान होता है। तो वो व्यापारियों के ऊपर पड़ता है, गाड़ी वाला तैयार नहीं होता है। अगर वो गाड़ी दिन भर खड़ी रहे तो आप देखते हो पालिका बाजार में कितना जाम लगता है। तो कम से कम इतना समय दे दें कि खाली गाड़ी हमारी निकल रही, उसको आप निकलने दो, भरी गाड़ी मत आने दो, खाली गाड़ी निकलने दो। इन्हीं सब बातों के लिए चर्चा हुई। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम चर्चा करके जल्दी ही इसका निराकरण करते हैं, ऐसा आश्वासन ने। ये सीधी के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल आज मिला कलेक्टर साहब से, उन्होंने अपनी सारी समस्याएं रखी और ये व्यापारियों के प्रतिनिधि ने हमारे कैमरे के सामने अपनी समस्या गिनाई। जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि ये व्यापारी विगत 2 वर्षों से इस तरह से परेशान है। इन्होंने हर मुसीबत में जिला प्रशासन का सहयोग किया, उनका साथ दिया, और आज जब प्रशासन संकट से उबर चुका है, ऐसे में प्रशासन का भी ये हक बनता है कि इनकी समस्याओं पर ध्यान दे और इन्हें वाजिब स्थान उपलब्ध कराए। एनटीवी इंडिया न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार आजीविका मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाओं की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्हें स्वरोजगार के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वह स्व सहायता समूह को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन सीधी जिले में आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे लक्ष्मी एवं राधा स्व सहायता समूह बिछिया के सदस्यों को विगत कई वर्षों से कोई सहायता राशि नहीं मिली और न ही उन्होंने कोई काम किया। जब सदस्यों को पता चला कि समूह के वर्तमान सचिव अध्यक्ष ने स्व सहायता समूह के नाम पर 1,84,000 और 1.5 लाख रुपए निकाले हैं, लेकिन उन्हें काम करने को नहीं मिल रहा है, तो वह उसकी शिकायत लेकर जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान के खान और सीईओ जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। जिला मुख्यालय अपनी समस्या लेकर आए स्व सहायता समूह के सदस्यों ने इसी दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई। मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं की दशा और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उनके लिए समूह भी बनाया हुआ है, जिनके माध्यम से ये इनको सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है और ये अपना काम करके समूह की और अपनी आय बढ़ाते हैं। लेकिन सीधी जिले में इस योजना में इस काम की जिम्मेदार लोग ही इस पे पलीता लगाने पर लगे हुए हैं। ऐसी ही 2 समूह की महिलाएं अपनी समस्या लेकर जिले के कलेक्टर के पास पहुंची हैं, शिकायत लेकर। आइए जानते हैं कि इनको क्या समस्या है। क्या समस्या हुई है आपकी? सर, हमारे समूह से पैसा निकाल लिए हैं। सचिव अध्यक्ष पहले हम थी, अब दूसरा कोई सचिव अध्यक्ष होकर पैसा निकाल लिया है। क्या काम करती थी आप लोग? हम लोग को पैसा नहीं मिला है तो कुछ काम नहीं करती हैं। और पैसा निकाल लिया गया? पैसा निकाल लिया है। धर्मेंद्र सचिव अध्यक्ष मिल कर निकाल लिया। धर्मेंद्र कुशवाहा उन्हें पैसा निकाल क्या लिया। चाहती हैं आप लोग? हम लोग कुछ बिजनेस करना चाहते हैं सर, तो पैसा मिला ही नहीं है। समूह से पैसा दूसरा कोई सचिन अध्यक्ष बनाकर निकाल लिए कौन हैं। निकाल लिया? धर्मेंद्र कुशवाहा, अच्छा अच्छा। रविता और दुर्गा लोनिया दोनों सचिन अध्यक्ष हो गए, निकाल लिए धर्मेंद्र कुशवाहा। कब से आप लोगों का समूह बना है 2016 से। और आज तक कोई काम आपको नहीं मिला? आज हम लोग कुछ काम नहीं किए हैं, तो अब 2020 में पैसा निकला है।
इन महिलाओं का कहना है कि इनका समूह 2016 से चल रहा है, लेकिन आज तक इनको कोई काम नहीं मिला है। इनके समूह के नाम से पैसे भी निकल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक इन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा है, जिससे इनका समूह बनाना, समूह में रहना कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हो रही है। इन्होंने अपनी समस्या का ज्ञापन जिले के कलेक्टर को सौंपा है। जिले के कलेक्टर को चाहिए कि इनकी समस्याओं की जांच कराकर और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें, जिससे लोगों का विश्वास समूह पे बना रहे और महिलाओं की आजीविका भी चलती रहे। एनटीवी इंडिया न्यूज़ के लिए एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस संबंध में जब सीईओ जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह के सदस्यों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराकर संबंधित सचिव अध्यक्ष पर कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश तथा प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में सचिव अपर जिला जज श्री डीएल सोनिया के निर्देशन पर आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की श्रृंखला में आज दिनांक 28/10/2021 को बहुउद्देशीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर नैकिंग में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। तहसील विधिक सेवा समिति रामपुर नैकिंग के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार, व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा महिलाओं से संबंधित बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक अपराध, बालकों का संरक्षण नियम, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मानव अधिकार, मध्यस्थता, बाल श्रम, पास्को एक्ट एवं अन्य सिविल दैंडिक विधियों पर जानकारी दी गई। साथ ही नालसा एवं सालसा तथा राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के सचिव श्री डीएल सोनिया एवं पीएलवी अरविंद पटेल एवं अन्य के द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को 250 पंपलेट वितरण कर जागरूक किया गया। विगत 22 अक्टूबर से सीधी शहर के पूजा पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 28 अक्टूबर को आज कथा समापन किया गया। कथा समापन अवसर पर कथावाचिका श्री किशोरी जी ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा सुनाई। विगत एक सप्ताह चली भागवत कथा का सीधी जिले के हजारों नागरिकों ने पुण्य लाभ उठाया। कथा के दौरान जिले के जाने माने राजनेता, समाजसेवी और वरिष्ठ नागरिकों ने पहुंचकर देवी किशोरी जी के प्रवचन सुने। आयोजकों ने कथा के सफल समापन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। मेरी प्रभु तो स्वयं कृपा स्वरूप है, जिनकी कृपा महाराज हम आप सबके ऊपर सदैव बरसती रहती है। ऐसे ठाकुर जी की कथा हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। एक बार की बात है, आज मेरे प्रभु मेरे गोविंद विचार करते हैं, मैं रुक्मिणी के साथ खुश रहकर तो जीवन तो बहुत गुजारते हैं। मैं महाराज रुक्मिणी मेरे साथ बहुत प्रसन्न है और मैं भी रुक्मिणी के साथ बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु आज मेरे गोविंद महाराज निवेदन करते हैं, आज विचार करते हैं, चल करके आज रुक्मिणी से मैं विहास करता हूँ, उपहास करता हूँ। आज माँ रुक्मिणी के पास गए मेरे गोविंद और जा करके महाराज आज देखते क्या है, माँ रुक्मिणी से मेरे प्रभु कृष्ण आज प्रश्न करते हैं। रिपोर्टर हिमानी रोतेला ने बताया कि विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी नागेंद्र शर्मा, डीएस महासचिव अनिल गाठिया व मलिताल कोतवाल प्रीतम सिंह की उपस्थिति में संयुक्त रूप से चल रही लड़की एवं लड़कियों की बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन डीएसपी मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में 11 राज्यों की टीम ने प्रतिभाग किया। आखिरी में दबदबा नैनीताल की टीम का रहा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रतियोगिता के आयोजकों ने और प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और अपनी खुशी जाहिर की। हेलो, मेरा नाम सरिता बिष्ट है और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अभी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रही हूँ। बेसिकली मैंने अपना 10th तक मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा है। देन उसके बाद मैंने 11th-12th अपना BSSV सैनिक स्कूल से किया है। उसके बाद मैं जामिया चले गई। आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा सरिता, आप बताइए। नेशनल प्लेयर। हाँ जी, मेरा काफ़ी कुछ स्टार्टिंग में तो फर्स्ट मेरा नेशनल रहा था, लाइक आई वाज वेरी डल प्लेयर। फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करा। अभी मुझे खेलते हुए 4-5 साल हो गए और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और अभी भी मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ और मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। इसमें हमारी सभी कुछ स्थानीय टीमों के अलावा जितनी भी हैं बाहर की, देहरादून, मेरठ, दिल्ली वगैरह सारी टीमें यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं। और इसमें हमारी अभी जो बॉयज़ में पहुँची है फाइनल में टीम मेरठ और क्या नाम कहते हैं देहरादून की टीम पहुँची है यहाँ पर फाइनल में। और गर्ल्स में भी ये हमारी मसूरी की टीम आई है, जो मसूरी की टीम और डी कैम नैनीताल की यहाँ पर जो टीम आप देख रहे हैं खेल रही है। इसमें हमारी जो है लगभग 18 टीमों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। और ये जो ग्राउंड जो देख रहे हैं आप लोग, तो ये ग्राउंड जो बना है तो हमारे कमिश्नर साहब यांकी जी जो थे उनके द्वारा ये ग्राउंड का जो है बनाया गया। और काफ़ी इसमें पैसा भी इसमें लगा, करीब 16-17 लाख रुपये इसमें खर्च हुआ है। और फिर डीएससी की पहल पर फिर मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी से पहल करी और मैंने कहा कि इसमें क्यों ना एक टूर्नामेंट आयोजित करा दिया जाए।
तो उनकी हाँ के बावजूद फिर मैंने ये टूर्नामेंट यहाँ पर करवाया। इसमें हमारे रॉयल बास्केटबॉल के जितने भी यहाँ पर हैं सभी का हमको सहयोग मिल रहा है और हमारे जो अंपायर हैं ये सब स्थानीय रेफरी के अलावा हमारे जो वैसे NIS वाले बास्केटबॉल संघ से रिलेटिव, हाँ बास्केटबॉल संघ से जो रिलेटिव हैं वो भी यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। बीजेपी सांसद पर भड़की कांग्रेस प्रत्याशी। प्रचार थमने के बाद रहगांव में जनपद सदस्य के घर बैठे मिले FIR दर्ज की गई। MP की अदालतों में निकली भर्तियां। 708 पदों पर मांगे गए आवेदन 9 नवंबर से हाईकोर्ट की वेबसाइट पर कर सकेंगे अप्लाई। MP में था उपचुनाव का सोच। शिवराज ने कहा गुंडों का सफाया करेंगे। कांग्रेस ने रैली निकालकर दिखाई ताकत। और सेक्स रैकेट में 2 बुजुर्ग गिरफ्तार। ग्वालियर में 2 मंजिल मकान में चल रहा था देह व्यापार। 3 महिलाओं समेत 10 अरेस्ट। और अब से राष्ट्रीय हलचल। 25 दिन बाद आर्यन को जमानत। NCB पर भारी पड़ी बचाव पक्ष की 10 दलीलें। वकील ने कहा ड्रग नहीं ली तो फिर क्यों हुई गिरफ्तारी। आर्यन की बेल पर बॉलीवुड में खुशी। सोनू सूद बोले समय के न्याय पर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कर्नाटक के स्कूल में कोरोना का कहर। कोडान जिले के नवोदय स्कूल में 32 स्टूडेंट संक्रमित। सभी 270 बच्चों का कोविड-19 टेस्ट हुआ। और कच्चे तेलों की कीमतों का असर। 1 लीटर पेट्रोल के लिए देना पड़ सकता है 150 रुपए। डीजल की कीमत 140 रुपए हो सकती है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvnews.com। सीधी बंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV न्यूज़ डाउनलोड करें। जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।